हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशियरी प्रेप अप। अगर आप अपना एग्जाम जेडीए क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर आपके एग्जाम में राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट पूछा जाता है तो उससे रिलेटेड हम जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो कवर कर रहे हैं। हमने अभी तक मोस्ट जो इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज हैं ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज हम टॉप 25 एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। देखिए, हम सेक्शन वाइज चल रहे हैं और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सेक्शन से हम उतने ही क्वेश्चन फ्रेम करके फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहे हैं अपने साथ डायरेक्ट लेके बैठना है आपको, क्योंकि हम हर एक चीज को क्या करेंगे साथ के साथ देखते हुए जाएंगे। अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 3, अंडर सेक्शन 63 इफ अ पार्टी रिमेन्स अब्सेंट ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर हियरिंग द रेवेन्यू कोर्ट में। अब बताइए, धारा 63 के अनुसार यदि कोई पक्षकार सुनवाई की तिथि पर अनुपस्थित रहता है तो राजस्व न्यायालय क्या कर सकते हैं? ए ऑप्शन, डिसाइड कर सकते हैं केस उसकी एब्सेंस में, या डिसमिस भी कर सकते हैं केस इन डिफॉल्ट, या फिर दोनों, या फिर एडजर्न करना कंपलसरी है। बताइए, सेक्शन 63 के अकॉर्डिंग अगर कोई पार्टी एब्सेंट है, ठीक है, तो फिर क्या डिसीजन लिया जा सकता है? तो इसका आंसर है सी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। अगर आप सेक्शन 63 देखेंगे तो उसमें क्या बात की गई है कि दोनों ही चीजें की जा सकती हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए, सेक्शन 63 हमारा क्या था? हियरिंग इन एब्सेंस ऑफ पार्टी, ठीक है। इसमें एक्चुअली दो चीजें हैं, या तो क्या कर दो, केस और जो प्रोसीडिंग है मे बी हर्ड एंड डिटरमाइंड इन हिज एब्सेंस, ठीक है, एक ये बात, या फिर और मे बी डिसमिस्ड इन डिफॉल्ट। लेकिन एक बात याद रखना, एक तो इसलिए एब्सेंट है तो दो चीजें हैं, ठीक है, पार्टी एब्सेंट है तो दो चीजें हैं, या तो प्रोसीड कर जाओ, या तो प्रोसीड कर जाओ और केस को डिसाइड कर लो, या फिर डिसमिस कर दो। लेकिन इसके प्रोविजो ने एक बात की है, इसका जो प्रोविजो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ये कहा गया, अगर आप जो दूसरी पार्टी है, ठीक है, वो इसलिए एब्सेंट है क्योंकि उसको क्या है, नोटिस सर्व नहीं हो पाया। नोटिस सर्व इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो प्रोसेस फीस जो है सबमिट करनी थी पार्टी ने वो नहीं की, जिसके वजह से समन नहीं पहुंचा, वो एब्सेंट हो गया। इस केस में भी क्या होगा? डिसमिस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ सच प्रोसेस फीस, ये भी हो जाएगा। ये बात प्रोविजो में लिखी है। इसका आंसर क्या है? सी, बोथ ए एंड बी। द कोर्ट हियर, अब एक्सप्लेनेशन देखिए, कोर्ट में हियर एंड डिटरमाइन द केस इन एब्सेंस ऑफ द पार्टी और डिसमिस इट इन डिफॉल्ट। न्यायालय पक्षकार की अनुपस्थिति में मामले का निर्णय भी कर सकता है या उसे डिफॉल्ट में खारिज भी कर सकता है, ठीक है। और जो डिसमिस इन डिफॉल्ट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि जो पेमेंट करनी थी वो प्रोसेस ऑफ फीस की, वो क्या हुआ, अपोजिट पार्टी फेल कर गई, जिसकी वजह से सर्विस और जो या फिर जो समन है या जो नोटिस है वो क्या है, सर्व नहीं हो पाया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ केस में बी डिसमिस्ड अंडर सेक्शन 63 का सबसेक्शन 2। अब दूसरी सिचुएशन बता रहा है कि केस को और कब डिसमिस किया जा सकता है अंडर सेक्शन 63 का सबसेक्शन 2। आई एम वेरी सॉरी, वो प्रोविजन नहीं था, सबसेक्शन 2 था, ठीक है। व्हेन समन्स और नोटिस कुड नॉट बी सर्व ड्यू टू, एक केस कब है कि जब क्या हो रहा है, पार्टी एब्सेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पार्टी एब्सेंट है उसको समन सर्व नहीं हुआ, समन सर्व हुआ है तब भी पार्टी एब्सेंट है। तो क्या कर रही है कोर्ट? दो चीजें कर रही थी जो हमने अभी पढ़ा, या तो केस डिसाइड कर रही थी या फिर डिसमिस कर रही थी केस को। सबसेक्शन 2 ने ये बोला कि अब केस जो है उसको डिसमिस क्यों किया जा रहा है? तो बताइए, सबसेक्शन 3 के जो सबसेक्शन 2 में हमने अभी पढ़ा था, क्यों डिसमिस किया जा रहा है? नॉन पेमेंट ऑफ प्रोसेस फीस बाय अपोजिट पार्टी, विपक्षी पक्ष द्वारा प्रक्रिया शुल्क ना देने पर, अब्सेंस ऑफ विटनेस, गवाह की अनुपस्थिति पर, या अब्सेंस ऑफ जज, न्यायाधीश की अनुपस्थिति पर, या लैक ऑफ एविडेंस, साक्ष्य के अभाव में। तो इसका आंसर क्या है? ए, हम सबको पता है, नॉन पेमेंट ऑफ प्रोसेस फीस बाय अपोजिट पार्टी, विपक्षी पक्ष द्वारा प्रक्रिया शुल्क ना देने पर, ठीक है। यदि विपक्षी पक्ष आवश्यक प्रक्रिया शुल्क जमा नहीं करता और तामील नहीं हो पाती तो मामला डिफॉल्ट में खारिज किया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब जो सेक्शन 3 है, पक्षकार की अनुपस्थिति में सुनवाई से रिलेटेड हमने 2 एमसीक्यू किए क्योंकि 2 ही सबसेक्शन थे। इस तरीके से मैंने इस सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन
62 तक इससे पहले के जो एमसीक्यू सॉल्व किए हैं इसी तरीके से किए हैं, कोई भी एस्पेक्ट हमने नहीं छोड़ा है। हम धीरे धीरे अपने सक्सेस की ओर जा रहे हैं, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं किया है कि सीधा जंप किया, ये 20 क्वेश्चंस है इनको सॉल्व कर लो, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, नहीं, ऐसा मैंने किसी को सजेस्ट नहीं किया है। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं कि एक अच्छी कमांड आ रही है और चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट एमसीक्यू पर। ये हमारा 73 नंबर का एमसीक्यू, ये क्वेश्चन हमारा है अंडर सेक्शन 72, ठीक है। अंडर सेक्शन 72 a decision given according to an arbitration award shall ordinarily be, धारा 72 के अनुसार मध्यस्थता मतलब जो आर्बिट्रेटर है उसके पुरस्कार के अनुसार दिया गया निर्णय सामान्यतः कैसा होगा। अगर आप सेक्शन 72 देखेंगे तो सेक्शन 72 किस बारे में बात करता है, बार टू अपील एंड सूट इन सिविल कोर्ट, ठीक है। सिविल न्यायालयों में अपील एवं दावे पर प्रतिबंध, ठीक है। सिविल न्यायालयों में कब आप अपील दायर नहीं कर सकते और कब क्या है, कब आप जो है उस पर दावा मतलब सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, उस पर बार लगा है, तो सेक्शन 72 बारे में बात कर रहा है। तो बताइए, अगर मध्यस्थता के पुरस्कार के अनुसार दिया गया निर्णय, ठीक है, आर्बिट्रेशन के पुरस्कार के अनुसार दिया गया निर्णय सामान्यतः कैसा होता है, ठीक है। डिसीजन किस बेसिस पर आया है, अकॉर्डिंग टू द आर्बिट्रेशन अवार्ड, तो कैसा होगा, अपीलेबल, फाइनल एंड एग्जीक्यूटेबल, अंतिम और क्रियान्वित करने योग्य, सी सब्जेक्ट टू रिव्यू ओनली, केवल पुनर्अविलोकन योग्य, डी वॉइड, शून्य। तो अगर ये सेक्शन आपने पढ़ा है, जब मैंने आपको ये लेक्चर सीरीज कराई थी तो आपको पता होगा, ये हमने सेक्शन बहुत अच्छे से कवर किया था, ठीक है। तो आप मुझे इसका आंसर, मतलब आपको सबको आंसर पता है, इसका आंसर है बी, कि जो वो फाइनल होता है और एग्जीक्यूटेबल होता है, अंतिम होता है और क्रियान्वित करने योग्य होता है, ठीक है। डिसीजन बेस्ड ऑन एन अवार्ड इज टू बी कैरिड आउट इमीडिएटली एंड इज जनरली नॉट ओपन टू अपील, ठीक है। पुरस्कार के आधार पर जो दिया गया निर्णय है वो तत्काल लागू किया जाएगा और सामान्यतः उसके विरुद्ध अपील नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अपील अंडर सेक्शन 72 may lie if the decision is, पहले तो सिचुएशन बता दी कि अपील नहीं होगी, लेकिन अब बताइए 72 के अनुसार अपील कब की जा सकती है। 4 ऑप्शन है, इन एक्सेस ऑफ द अवार्ड, पुरस्कार से अधिक हो, जो डिसीजन आया है आपका वो जो अवार्ड है उससे ज्यादा आगे, मतलब अवार्ड के बेसिस पर नहीं है, नॉट इन अकॉर्डेंस विद द अवार्ड, पुरस्कार के अनुरूप नहीं है, नो वैलिड अवार्ड एग्जिस्ट इन लॉ और फैक्ट, विधि या तथ्य में वैध पुरस्कार नहीं है, डी ऑल ऑफ द अबव। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर है डी। अगर ये सारी सिचुएशन है तो फिर क्या है, अपील की जा सकती है। अपील की जा सकती है जब निर्णय पुरस्कार से या तो अधिक है या पुरस्कार के अनुरूप नहीं है या कोई वैध पुरस्कार मौजूद नहीं है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। आ जाइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 73 डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी मेड इन द सेम मैनर एज, देखिए धारा 73 के अनुसार अचल संपत्ति का कब्जा किस प्रकार दिया जाएगा। अगर आप सेक्शन 73 देखेंगे किससे रिलेटेड है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति का कब्जा सौंपना, ठीक है। तो कैसे आप अचल संपत्ति है उसका कब्जा किस प्रकार देंगे, क्रिमिनल कोर्ट ऑर्डर करेगा, आपराधिक न्यायालय के आदेशों की तरह, या सिविल कोर्ट की जैसे डिक्री एग्जीक्यूट होती है सिविल न्याय की जो डिक्री के निष्पादन की तरह, या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स कार्यपालिका के आदेशों की तरह, यदि आर्बिट्रेशन अवार्ड मध्यस्थता पुरस्कार की तरह। ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जब आप कवर करा थी मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट ने वो लेक्चर सीरीज देखी उनको आंसर पता है, इसका आंसर है बी। जैसे सिविल कोर्ट की डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है, उसी तरह क्या होगा, अचल संपत्ति का कब्जा दिया जाएगा, ठीक है, इसका आंसर है डी। रेवेन्यू कोर्ट हैज द सेम पावर, ठीक है, जो रेवेन्यू कोर्ट है उसके पास सेम पावर होगी जैसे सिविल कोर्ट के पास होती है, जब वो क्या करती है,
जो डिक्री होती है, पोजेशन की डिक्री, उसको एग्जीक्यूट करती है सिविल कोर्ट। जब उसके पास जो पावर होती है वही पावर अब रेवेन्यू कोर्ट के पास भी है। तो कब्जा दिलाने में राजस्व न्यायालय को वही शक्तियां प्राप्त है जो सिविल न्यायालय को अपनी डिक्री निष्पादित करते समय प्राप्त है। देखो ये जो मैंने इस तरीके से एक्सप्लेनेशन में वन लाइनर लिखे है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरा मानना है कि अगर हम एक दिन में 25 एमसीक्यू भी कर रहे हैं और वो इतनी शानदार तरीके से करें कि उसको हम भूले नहीं और एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमारी क्रिएट हो जाए, तो वो भी एनफ है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि हम सॉल्व कर रहे हैं 100 क्वेश्चंस और उसका कोई भी मतलब नहीं है इस तरीके से पढ़ने का। सेक्शन 74, अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ अ रेवेन्यू कोर्ट शैल लाई। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या हो गया है, शुरू हो गया है। अब देखिए सेक्शन 74, पता है ना, सेक्शन 74 जो स्टार्ट होता है तो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, चैप्टर 5 जो हमारा अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन से रिलेटेड है। तो देखिए सेक्शन 74 क्या कहता है, अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ अ रेवेन्यू कोर्ट शैल लाई। धारा 74 के अनुसार राजस्व न्यायालय के जो आदेश के विरुद्ध अपील कब होती है, रेवेन्यू कोर्ट का अगर कोई ऑर्डर आया है तो आप कब अपील में जाएंगे, हर केस में, या फिर व्हेन एवर द पार्टी डिजायर, जब पक्षकार चाहे, या ओनली एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट, केवल अधिनियम में प्रदत्त स्थिति में डी, कभी नहीं। सिंपल सा आंसर है इसका, हर कोई जानता है कि जब क्या है, बताइए, सी इसका आंसर, ओनली एज प्रोवाइडेड इन द एक्ट, जब अधिनियम ने आपको अलाउ किया है कि हाँ आप इस ऑर्डर के खिलाफ अपील में जा सकते हैं, आप तभी जाएंगे, आपकी मर्जी से कुछ नहीं होगा। ठीक है, no appeal lies from a revenue order except where expressly provided by the court। राजस्व न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील केवल वही होगी जहां अधिनियम में उसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू, फर्स्ट अपील, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इससे शायद एमसीक्यू बन भी सकता है आपका। फर्स्ट अपील फ्रॉम एन ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अ तहसीलदार इन मैटर्स नॉट कनेक्टेड विद सेटलमेंट और लैंड रिकॉर्ड्स लाइज टू। बताइए, जो सेटलमेंट है या भू अभिलेख से असंबंधित मामलों में, ठीक है, क्या बोल रहा है, ऐसे मैटर जो सेटलमेंट और लैंड रिकॉर्ड से तो कनेक्टेड नहीं है, तो कैसे मैटर हो गए, मतलब जो नॉर्मल मैटर्स है, सेटलमेंट और लैंड रिकॉर्ड्स के अलावा जो नॉर्मल मैटर्स है, अगर तो उसकी अपील कहां जाएगी, पहली अपील अगर तहसीलदार ने ऑर्डर दिया है तो, अगर तहसीलदार ने कोई ऐसा केस सुना है जो क्या है, सेटलमेंट का केस नहीं है और लैंड रिकॉर्ड का केस नहीं है, तो जनरली ऐसे केसेस में अपील कहां जाती है, तहसीलदार के ऑर्डर की अपील ऐसे में जाएगी बोर्ड रेवेन्यू के पास, राजस्व मंडल के पास, कलेक्टर के पास, या आयुक्त के पास, या फिर सेटलमेंट ऑफिसर के पास। देखो दिमाग भी लगाओगे ना तो भी इसके आंसर तक पहुंच जाओगे। तहसील, ठीक है, जो तहसीलदार है वो तहसील लेवल में है, उससे ऊपर क्या है हमारा, अगर आप ये देख रहे हैं सेटलमेंट ऑफिसर है, कमिश्नर है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, तो यहाँ पे आप तीन देखो, कलेक्टर साहब, कमिश्नर को हटा दो, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही हाईएस्ट अथॉरिटी, बचे कलेक्टर साहब, सेटलमेंट ऑफिसर। जब सेटलमेंट मामले सेटलमेंट को ही देखते हैं तो ये तो वैसे भी हट गए। फिर हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी क्या है, कलेक्टर, तहसील में तहसीलदार है तो डिस्ट्रिक्ट में क्या है, कलेक्टर, तो इसका आंसर है बी, कलेक्टर। ठीक है, धारा 75 के अनुसार ऐसे मामलों में तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील कलेक्टर के समक्ष होगी। प्रथम अपील की बात कर रहा है, मतलब सबसे पहले केस सुना तहसीलदार ने तो अपील जा रही है कलेक्टर के पास, लेकिन कौन सा मामला सुना है तहसीलदार ने, जो सेटलमेंट का नहीं है, जो लैंड रिकॉर्ड का नहीं है, तो कैसा मामला है, जो नॉर्मल मैटर है। ठीक है, मतलब कि लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड हो गया। अब देखिए, अ फर्स्ट अपील फ्रॉम एन ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ एन असिस्टेंट कलेक्टर। देखिए जो मैंने आपको भी बताया ना कि ये जो तहसीलदार वाला पॉइंट, आपने इसको अच्छे से, मतलब जो चार्ट है इसको प्रिपेयर कर लेना। अ फर्स्ट अपील फ्रॉम एन ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ एन असिस्टेंट कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर और कलेक्टर लाइज टू। देखो मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ अगर टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए हैं तो वो जुड़ जाना, मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी ये चार्ट, जहां पर मैंने अपील कहाँ लाई होती है वो पूरा चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है। वो बहुत ही इफेक्टिव चार्ट है। ठीक है, जुडिशियल प्रेप हब मेरे चैनल का नाम है टेलीग्राम पर, उससे आप जुड़ जाना, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चार्ट्स वगैरह हैं, मैं वहां पर अपलोड कर दूंगी। नाउ अ फर्स्ट अपील फ्रॉम एन ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ एन असिस्टेंट कलेक्टर, ठीक है, या फिर एसडीओ,
और कलेक्टर लाइज टू सहायक कलेक्टर, उपखंड अधिकारी या कलेक्टर के मूल आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील कहाँ होगी। अब सिंपल सी मेरी बात सुनना, यहाँ पर ना तो सेटलमेंट लिखा है ना लैंड रिकॉर्ड लिखा है, उससे संबंधित मामला नहीं है, केस नॉर्मल है। तो सबसे पहली बात तो हमें देखनी है कि केस कैसा है, तो केस हमारा नॉर्मल है, ठीक है। अब हमें ये देखना है असिस्टेंट कलेक्टर है, एसडीओ है और कलेक्टर भी लिख दिया है। अब जैसे कलेक्टर लिखा तो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल से तो ऊपर की बात हो गई, तो उसने बोला कि इन सब की अपील, सबसे पहली अपील कहाँ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे कलेक्टर लिखा तो आप समझ जाएंगे कि अब हम तो डिस्ट्रिक्ट से ऊपर जाएंगे। अब बच्चा हमारे पास क्या, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तो जैसे भी हाईएस्ट अथॉरिटी है, इसको हटा दो, यहाँ तो नहीं जाएंगे क्योंकि फर्स्ट अपील की बात हो रही है वैसे भी, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, राजस्व अपीले प्राधिकारी। तीसरा क्या है हमारा, कमिश्नर आयुक्त, ठीक है, ये भी डिवीजन लेवल के होते हैं, कमिश्नर हमारे भी तो डिवीजन लेवल के होते हैं ना। फिर हमारे डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये हमारे कहाँ के होते हैं, ये हमारे स्टेट लेवल के होते हैं। तो फिर क्या बचे, फिर हमारे बची रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है। इस तरीके से भी दिमाग लगा के क्वेश्चन करोगे ना तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो राजस्व अपीले प्राधिकारी, तो सेक्शन 75 ने स्पेसिफिकली ये प्रोवाइड किया है कि जो अपील किसको होगी, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी को। लेकिन जो सेक्शन 75 है ना, बेसिकली वो फर्स्ट अपील से ही डील करता है कि कब फर्स्ट अपील कब किसके पास होगी, ठीक है। अब आ जाइए हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू पर, एन अपील फ्रॉम एन ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अ सेटलमेंट ऑफिसर। अब देखो ओरिजिनल ऑर्डर किसने पास किया है, सेटलमेंट ऑफिसर ने, ठीक है, सेटलमेंट ऑफिसर ने हमारा ओरिजिनल ऑर्डर पास कर दिया। अब आप किसके पास जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे, सेटलमेंट कमिश्नर के पास जाएंगे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाएंगे। देखो साफ दिख रहा है सेटलमेंट ऑफिसर है, सेटलमेंट से जुड़ा मामला है, कहां जाओगे आप बताइए। तो इसका आंसर क्या है, सी, ऑब्वियसली सेटलमेंट कमिश्नर के पास जाओगे ना, क्योंकि कलेक्टर के पास तो हमने कब देखा था, जब तहसीलदार ने नॉर्मल ऑर्डर पास किया था तब हमने कलेक्टर के पास चले गए थे, ठीक है। और जब कलेक्टर और ये अभी एसडीओ वगैरह का ऑर्डर पड़ा था तब हम रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी के पास चले गए थे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तो हमारी वैसे भी हाईएस्ट है, राजस्व मंडल। तो फिर सेटलमेंट ऑफिसर की कहां जाएगी अपील, सेटलमेंट कमिश्नर के पास, ठीक है। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट ऑफिसर आर अपीलेबल बिफोर द सेटलमेंट कमिश्नर। सेटलमेंट अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील सेटलमेंट आयुक्त के समक्ष की जाती है। आ जाइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एन अपील फ्रॉम एन ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अ लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर लाइज टू। अब सिंपल सी बात है, किस बारे में बात हो रही है, लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड है अगर आपका मामला है, ठीक है। तो आपका जो ओरिजिनल ऑर्डर आया है वो किस ऑफिसर ने पास किया, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर ने। तो आप अपील लेके कहाँ जाएंगे, अगर भू अभिलेख अधिकारी के मूल आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होगी, कलेक्टर के पास होगी। आप खुद बताइए, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड के पास होगी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास होगी, कमिश्नर। माइंड अप्लाई करोगे सीधा आंसर के पास पहुंचोगे, डी, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, उससे बड़ा कौन होता है, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ठीक है। और अभी मैंने आपको एक बात बताई, जो हमारा डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड होता है वो कहां पर किस लेवल का ऑफिसर है, वो स्टेट लेवल के ऑफिसर है, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड हमारे स्टेट लेवल के हैं, ठीक है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के और ये जो हमारे लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर है, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर है और डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड हमारे क्या है, स्टेट लेवल के हैं। उसके बाद देखिए सेक्शन 75 के अनुसार भू अभिलेख अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील भू अभिलेख निदेशक के समक्ष होगी। अब आ जाइए हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू पर, अ सेकंड अपील। अब सेकंड अपील पर आ गए हम, फर्स्ट अपील आपको समझ आ गई होगी बेसिकली, अब हम आ गए हैं सेकंड अपील पे, ठीक है। सेक्शन 75 हमारा किससे रिलेटेड था, फर्स्ट अपील। अब आ जाइए सेक्शन 76 जो कि हमारा सेकंड अपील से रिलेटेड है। देखो मेरे साथ पीछे पीछे रिपीट करना, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, ठीक है, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, उसमें पहली अपील सेक्शन 75 में दी गई है। उसमें पहली अपील सेक्शन 75 में और दूसरी अपील सेक्शन 76 में दी गई है, क्योंकि बहुत सारे एक्ट्स हैं, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए इसीलिए। सेकंड अपील फ्रॉम एन ऑर्डर पास्ड बाय अ कलेक्टर, ठीक है, इन अ मैटर नॉट कनेक्टेड विद सेटलमेंट और लैंड रिकॉर्ड लाइज टू। अब वो कह रहा है
सेकंड अपील में कलेक्टर ने ऑर्डर पास किया, इसका मतलब पहले तहसीलदार का केस था, तहसीलदार के केस से आप संतुष्ट नहीं थे, आप कलेक्टर के पास पहुंच गए, ठीक है। तो तहसीलदार से जब आप कलेक्टर के पास गए तो फर्स्ट अपील में गए, ठीक है। अब कलेक्टर ने आपको आपका जो है ऑर्डर पास किया था सेकंड अपील में, नहीं, अब कलेक्टर ने जो ऑर्डर पास किया है अब आप उसकी सेकंड अपील लगाना चाहते हैं, तो सेकंड अपील अब कहां लगाएंगे? आप तहसीलदार से कलेक्टर के पास तो आ गए, अब कलेक्टर से कहां आगे जाएंगे सेकंड अपील में? और कौन से मामले हैं? जो सेटलमेंट और लैंड रिकॉर्ड से जुड़े हुए मामले नहीं है, मतलब जो नॉर्मल मामले हैं, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाएंगे, या रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे, या कमिश्नर के पास जाएंगे, या सेटलमेंट कमिश्नर के पास। सिंपल सा आपको पता है, अगर आप थोड़ा भी माइंड अप्लाई करेंगे, अभी से एक हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया था, तब भी हम कहाँ जा रहे थे? हम रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी के पास जा रहे थे, तो इसका भी आंसर क्या है? रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी सेकंड अपील में, ठीक है। और जब अगर कोई ऐसा मामला है अगर कोई मामला डायरेक्ट कलेक्टर के पास गया है, ओरिजिनल ऑर्डर कलेक्टर ने पास किया है, तो फर्स्ट अपील में भी आप रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी के पास जा रहे थे। और या फिर अगर फर्स्ट अपील में कलेक्टर ने ऑर्डर पास किया है, तो फिर आप सेकंड अपील में कहां जा रहे थे? रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है। सेक्शन 76 का ए प्रोवाइड्स सेकंड अपील टू द रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड अपील फ्रॉम एन ऑर्डर रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी। अब ये कह रहा है सेकंड अपील में आप कहां जाएंगे अगर ऑर्डर रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी ने पास किया है? इसका मतलब अब क्या? कलेक्टर ने ऑर्डर दिया था, उसके ऑर्डर से संतुष्ट नहीं थे आप, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी के पास गए फर्स्ट अपील में। अब आप रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटीज के भी ऑर्डर से खुश नहीं हो, अब सेकंड अपील में कहां जाओगे? ये इंपॉर्टेंट है। तो कलेक्टर के पास जाओगे, सेटलमेंट कमिश्नर के पास जाओगे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाओगे, या डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड के पास जाओगे? इसका सिंपल सा आंसर अगर आप दिमाग लगाओगे तो भी पहुंच जाओगे, हम जाएंगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। क्यों? क्योंकि सेटलमेंट का तो मामला ये है नहीं, ना ये लैंड रिकॉर्ड का मामला है, ये दो बचे कलेक्टर ऑफ और बोर्ड रेवेन्यू। आपको पता है रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी तो हमेशा जो है कलेक्टर से बड़ी होती है, और अपील में तो हम और ऊंची हाईकोर्ट के पास और ऊंची कोर्ट के पास जाते हैं, हाईएस्ट कोर्ट के पास जाते हैं। फिर कौन सा बचा हमारा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सेक्शन 56 प्रोवाइड्स दैट second appeal from the revenue appeal authority lie before board। सेक्शन 76 के अनुसार राजस्व अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील राजस्व मंडल में होगी। अब है हमारा सेक्शन 77, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर एडमिटिंग एन अपील और रिव्यू एप्लीकेशन अंडर विच प्रोविजन। अब आज ये सेक्शन 75 कर लिया था फर्स्ट अपील, सेक्शन 76 कर लिया था सेकंड अपील, सेक्शन 7 कह रहा है किस कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें अपील नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए अंडर सेक्शन 77 नो अपील शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर एडमिटिंग एन अपील और रिव्यू एप्लीकेशन अंडर विच प्रोविजन। धारा 77 के अनुसार किस प्रावधान के अंतर्गत अपील या पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी? बताइए। सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट, सीमा अधिनियम की धारा 3, या सेक्शन 5 इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 भारतीय सीमा परिधिनियम 1908 की धारा 5, या सेक्शन 9 सीपीसी की धारा 9, या सेक्शन 11 सीपीसी। तो बताइए इसका आंसर क्या है? जिसने भी एक्ट पढ़ा है उनको आंसर पता है। इसका आंसर क्या कहता है? ए, वेट, इसका आंसर है सॉरी बी, सेक्शन 5 इंडियन लिमिटेशन एक्ट। देखिए एक्चुअली यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, उसमें सेक्शन 3 लिखा है, और यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट का एग्जैक्टली। यस, वो कंफ्यूजन आपके माइंड में भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 की धारा 5 के अनुसार, ठीक है, वो कहता है परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के आधार पर अपील या पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार करने वाले आदेश के विरुद्ध आप अपील नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल अंडर सेक्शन 77। अब बताइए धारा 77 के अनुसार निम्न में से किस आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी? और कौन सा ऑर्डर है जिसके विरुद्ध आप अपील नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, ऑर्डर रिजेक्टिंग रिवीजन एप्लीकेशन, या फिर पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकार करने का आदेश,
या फाइनल ऑर्डर डिक्लेयर्ड फाइनल बाय द एक्ट, अधिनियम द्वारा अंतिम घोषित आदेश, डी इंटरिम ऑर्डर अंतरिम आदेश, डी ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। अब आपको वैसे भी देख के आंसर क्लियर हो गया, इसका आंसर है डी। क्यों? क्योंकि हमने देखा था इसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए थे, ये सारे पॉइंट्स लिखे थे सेक्शन 77 में, जो ये कह रहा था अगर पुनरीक्षण है या पुनर्विलोकन अस्वीकार करने वाले आदेश है, जैसे कि आपने रिवीजन की एप्लीकेशन लगाई है या फिर आपने रिव्यू की एप्लीकेशन लगाई है, ठीक है, और आपकी इस को रिजेक्ट कर दिया गया, तो ये जो रिजेक्शन का ऑर्डर आया है, तो क्या आप इसको लेकर अपील में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और ये जैसे कि कुछ अंतिम घोषित आदेश होते हैं, और क्या होते हैं अंतिम घोषित आदेश, ऑब्वियसली, ठीक है, जब आप लास्ट तक पहुंचे गए हैं अपील में, तो फिर उसके बाद कहां जाओगे? और फिर अंतरिम आदेश, इन सबके विरुद्ध अपील को ये क्या करती है? निषिद्ध करती है, ठीक है। Section 77 bars appeal against revision, reviews, rejection orders, final orders declared final and interim orders, ठीक है। ये जो फाइनल ऑर्डर्स होते हैं उनकी भी आप अपील नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग एन अपील बिफोर द कलेक्टर, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर और सेटलमेंट ऑफिसर? देखिए, कलेक्टर हो गए, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर हो गए और सेटलमेंट ऑफिसर हो गए, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर हैं। अगर हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर के सामने अपील फाइल करनी है, कितने टाइम में फाइल कर देनी है हमें? बताइए। कलेक्टर, भू अभिलेख अधिकारी या सेटलमेंट अधिकारी के समक्ष अपील दायर करने की समय सीमा क्या है? 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन? तो हमें पता है इसकी है 30 दिन, ठीक है। आपको क्या करना है? 30 कलेक्टर भू अभिलेख अधिकारी या सेटलमेंट अधिकारी के समक्ष अपील आदेश की तिथि से, जिस दिन ऑर्डर आया है उस दिन से 30 दिन के अंदर दायर की जानी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम 86 से स्टार्ट करेंगे। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम एक एक एस्पेक्ट से डील कर रहे हैं।